जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले हमारे एनजीटी के द्वारा बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारे पिटिशंस को फेस करने के बाद फाइनली हमारे 80,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को जो फाइनल क्लियरेंस है वो दे दी गई थी। और आप किसी भी लेंस में से देख लीजिए, फिर भले वो इकोनॉमिक लेंस हो, स्ट्रेटेजिक लेंस हो, हमारी मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये प्रोजेक्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि चाइना के लिए भी ये उनका वर्स्ट नाइटमेयर साबित होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इसके ऊपर अब काम होना शुरू हुआ है, क्या देखने को मिला है कि इंडिया के कई सारे एरियाज में इसका जो प्रोटेस्ट है वो होना शुरू हो चुका है। इनफैक्ट आप यहां पे देख सकते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी ये खुद ग्रेट निकोबार आइलैंड जा पहुंचे हैं और वहां जाकर के कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट विकास नहीं है बल्कि विनाश है। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से सरकार बहुत बड़ी चोरी कर रही है, बहुत बड़ा स्कैम है, वगैरह वगैरह। नाउ इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कितने बेनिफिट्स हैं और ये जो प्रदर्शन, ये जो विरोध यहां पे किया जा रहा है, ये क्यों टोटली बेसलेस है। लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के ऊपर। सबसे पहला इंसिडेंट है 1985 का ये वाला इंसिडेंट। उस टाइम पे दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में राजीव गांधी जी की सरकार थी एंड उस टाइम पे ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे न्यूज़ कटिंग्स पेश करने वाला हूँ। उन्होंने एक ऐसे प्रपोजल को पेश किया था जिसमें कि वो अंडमान निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से आने वाले एक आइलैंड को लेकर इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट करना चाहते थे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, उनका बेसिकली आइडिया ये था कि हम लोग उसमें से एक आइलैंड पे एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे सो दैट हम लोग उसको डेवलप कर सकें ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए। मैं आपको कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले तो आप लोग इसकी टाइम देखिए, 18 नवंबर 1985 का ये वाला अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया का। एंड न्यूज़ कटिंग को देखिए, अंडमान टू बी ओपन्ड फॉर एनआरआईज। ये उस टाइम के सुझाव थे जो कि ये लोग करना चाहते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डेवलप द अंडमान टू अट्रैक्ट द एनआरआई इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों इन्होंने बोला है कि इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि हम लोग वहां पे और ज़्यादा व्यापार कर सकेंगे और ज़्यादा बिजनेस कर सकेंगे। सबसे बेस्ट आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूं। ये कहा जा रहा है, इट इज़ फेल्ट दैट इफ दीज आइलैंड्स आर डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ हांगकांग, इसके माध्यम से इंडिया का ट्रेडिंग बेस बढ़ सकता है और इंडिया में फॉरेन फंड्स का जो इनफ्लो है ये बढ़ सकता है। और साथ में ये भी कहा कि नो डाउट ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनका जो है बिजनेस और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, जिसके लिए ये लोग बाहर से भी पैसे को लाने के लिए तैयार हो चुके थे। उसके बाद 2004 का इंसिडेंट देखिए। उस टाइम पर यूपीए सरकार नई नई सामने आई थी, नई नई उन्होंने सरकार बनाई थी। और दोस्तों वहां का आर्टिकल आपको दिखाता हूं, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। ये वाला पैराग्राफ आपके लिए पढ़ने वाला हूं, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है, इन अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम द यूपीए गवर्नमेंट स्टैंड ऑन प्राइवेटाइजेशन। उस टाइम पे टूरिज्म मिनिस्ट्री ने क्या किया, ये 23 आइलैंड्स इन लक्षद्वीप एंड अंडमान को ये प्राइवेट और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करने की बातचीत कर रहे थे। और आज दोस्तों आप हैरानी वाली बात देखिए कि जब आज की डेट में उन आइलैंड्स को बनाया जा रहा है स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड कि हम लोग उसमें मिलिट्री का फुटप्रिंट लेकर आना चाहते हैं, हम लोग उसके माध्यम से इंडिया की इकोनॉमिक एडवांटेजेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की डेट में उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का विरोध होना शुरू हो चुका है। इसी के बारे में डिटेल में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा, क्या देखने को मिला है, क्यों जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है टोटली बेसलेस है, एंड जो भी यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को लेकर पॉइंट्स हैं उसको लेकर गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले क्या कुछ चीजें प्लान कर चुकी है वो भी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है और इसके जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूं। ये दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये
ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की इमेज है। इसमें नॉर्थ में आपको नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद निकोबार में आपको कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड फाइनली आपको सदर्न मोस्ट ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। जो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वो ग्रेट निकोबार के ही बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये उसका जूम्ड इन इमेज है, वहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इसमें कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है जिसकी कैपेसिटी इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 14 मिलियन TEUs। नंबर 2 पे एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि 4000 पैसेंजर बोथ वेज के पीक आवर ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा। नंबर 3 पे इन ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों के लिए टाउनशिप, और नंबर 4 पे यहाँ पे 450 MVA का गैस और सोलर पावर प्लांट है जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसको अगर आप मैप पे देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पर दोस्तों ये वाला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नंबर 2 पे एयरपोर्ट, नंबर 3 पे आपकी टाउनशिप होगी और नंबर 4 पे आपका पावर प्लांट होने वाला है। नाउ डायरेक्टली अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, इसके सबसे पहले तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही बहुत होने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी तक क्या होता है, इंडिया आने वाले जो बड़े बड़े जहाज हैं उनको अभी डायरेक्टली वो इंडिया में नहीं आकर के अनलोड कर पाते, लेकिन उनको उसके पहले या तो वो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे जाते हैं, सिंगापुर के सिंगापुर पोर्ट पे जाते हैं, या फिर मलेशिया के क्लांग पोर्ट पे जाते हैं, जहां से उस शिप के सामान को छोटी शिप्स में डालकर अल्टीमेटली इंडिया भेजा जाता है, और जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेक्स का भी नुकसान होता है, बिकॉज हमें उन पर्टिकुलर पोर्ट्स को वो वाला काम करने के लिए फॉरेक्स में पेमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला पोर्ट आ जाएगा, उस केस में हमारी जो डिपेंडेंस है वो सिंगापुर, क्लांग या कोलंबो, इन सभी पोर्ट्स के ऊपर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। सेकेंडली, और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। अगर आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो लोकेशन है दोस्तों ग्रेट निकोबार वाले प्रोजेक्ट का, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मानी जाती है, एक स्टेटमेंट किसी ने कहा था, हूएवर कंट्रोल्स दिस रीजन, ये ग्लोबल ट्रेड रूट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। और इंडिया के एक एक्सपर्ट ने तो बल्कि ये भी कहा था कि ये इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कि हम लोग हमेशा इस लोकेशन की बेसिस पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर नज़र रख पाएंगे। अब ये वाली स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर नज़र रखना इतना क्रूशियल क्यों बन जाता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का दोस्तों, अगर मैं पूरी दुनिया के लिए बात करूं, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जो कि दुनिया का 20% से भी ज़्यादा के ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये इनफैक्ट 30% ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड को हैंडल करता है। चाइना, जापान, कोरिया जाने वाली जो मैक्सिमम जितनी भी शिपमेंट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माध्यम से जाती हैं। इंडो पैसिफिक में अगर आपको पावर बैलेंस को मेंटेन करना है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, और इसीलिए ये वाले जो पोर्ट की लोकेशन है ये बहुत खास बन जाती है। और ये स्पेसिफिकली चाइना के लिए तो और भी बड़ा हेडेक बन जाती है। आपको याद करवा दूं, चाइना के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं मिस्टर हू जिनताओ, इन्होंने खुद इस चीज़ को इसीलिए नाम दिया था द मलक्का डिलेमा, बिकॉज इवन दो दुनिया के लिए तो ये 25 से 30% के ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चाइना के लिए ये दोस्तों 70% ऑफ चाइना के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं ये इस मलक्का की स्ट्रेट से आते हैं। टोटल अगर मैं ट्रेड की बात करूं, 60% ऑफ चाइना का जो टोटल ट्रेड है वो इसी मलक्का की स्ट्रेट से आता है। और इसीलिए ये दोस्तों चाइना का वर्स्ट नाइटमेयर है कि बिल्कुल उसके नज़दीक में 150-200 किलोमीटर की दूरी पर आकर के अब इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिससे हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर प्रॉपरली नज़र रख पाएंगे। इनफैक्ट वो वाले प्रोजेक्ट में हम लोग केवल ये जो पोर्ट्स हैं या फिर ये जो टर्मिनल्स हैं ये नहीं बना रहे, हम लोग अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी वहां पे बढ़ाने वाले हैं, जिसके माध्यम से चाइना की नेवल मूवमेंट को मॉनिटर कर पाएंगे, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में नेवल पावर को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक में
अपनी नेवल प्रेजेंस को और ज़्यादा बढ़ा भी सकेंगे। यही कारण है, अगर आप देखें जब से ये प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू हुआ है, इवन इंडिया के पहले जो रह चुके हैं फॉर्मर एयर चीफ मिस्टर RKS भदौरिया साहब, इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा कि प्रोजेक्ट जो है ये एक डुअल यूज़ एयरपोर्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, नेवी के लिए लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है और इवन हमारा जो मिलिट्री रिस्पांस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इन्होंने क्लियर कट बोला है, इनके शब्द आपको बताता हूं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य बन जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपने देखा कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, हर तरह के बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। प्रोटेस्ट के पीछे के कारण क्या है? राहुल गांधी जी जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में जा पहुंचे हैं, उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के चलते वहां पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनका लॉस होगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है उनका लॉस होगा, जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, और साथ में कहा डिफॉरेस्टेशन और इकोलॉजिकल डैमेज के चलते जो आइलैंड का इकोसिस्टम है वो भी पोटेंशियली नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। नाउ इस पूरी चीज को लेकर आपको दोस्तों क्लियर बता दूं फैक्ट्स यहां पे क्या हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ग्रेट निकोबार जैसे आइलैंड के ऊपर पेड़ों को काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको नंबर्स बता देता हूं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये नंबर्स बताते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के चलते 1.82% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। मतलब कि अगर वहां पे मान के चलिए 1000 पेड़ हैं तो उस केस में 18 पेड़ों को काटा जाएगा, दैट इज ओनली 1.82%। उसके बाद यह भी कहा गया कि अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करी जाए, अगर मैं ग्रेट निकोबार के आइलैंड की बात करूं, टोटल जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज हैं इस एरिया में वो 18 लाख के आसपास हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर जिनको यहां पे तोड़ा जाएगा दैट इज ओनली 7.11 लाख। अब इस चीज को लेकर भी सरकार, ऐसा नहीं कि इसको टोटली इग्नोर कर दिया गया है दोस्तों। हमारे भारत में देयर इज अ लॉ जिसके चलते अगर हम किसी एक एरिया में पेड़ों को काटते हैं तो हमें किसी और एरिया में जाकर के कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जिसको कैंपा कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसी के चलते यहां पे आप देखिए 49.86 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट के आसपास को हम लोग काटेंगे। उसके लिए सरकार ने क्या किया, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को प्लान किया है हरियाणा में, जो कि ऑलमोस्ट उससे 2 गुना है। 97.3 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर उतने ही, एटलीस्ट उतने ही पेड़ों को फिर से प्लांट किया जाएगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन पेड़ों को अंडमान में ही क्यों प्लांट नहीं किया जा रहा, बिकॉज वहां पर सरकार ने बोला कि जगह नहीं है और ज़्यादा पेड़ जो है वहां पे नहीं लेकर आए जा सकते। रही बात वहां पे रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको लेकर भी गवर्नमेंट हैज़ वेरी वेरी क्लियरली सेड, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो वहां पे रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं शोम्पेन और जारवा, जो कि बाय द वे PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरीज में आती हैं, उनको लेकर भी पूरी चीज को ध्यान में रखा गया है एंड मेक श्योर किया गया है कि किसी भी तरीके से वो लोग वहां पे डिस्प्लेस नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट एरिया के अंदर आने वाली केवल कुछ ही ट्राइबल हैबिटेशंस हैं जिनके ऊपर प्रभाव आएगा, लेकिन उसमें भी सरकार ने बोला कंप्लीटली ध्यान रखा गया है, किसी प्रकार का रीलोकेशन, फोर्सफुल रीलोकेशन ट्राइबल कम्युनिटीज का नहीं होने वाला। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगेन बता दूं इस पूरी चीज को लेकर PIB के द्वारा भी अपना सेपरेटली एक FAQs का लिस्ट है जो कि जारी किया गया है। अगर आप चाहें तो उसको गूगल पे जाकर के टाइप भी कर सकते हैं, केवल इतना टाइप करिए PIB ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो भी इस चीज़ को लेकर लोगों के माइंड में या फिर ये प्रोटेस्ट करने वालों के माइंड में जो भी इस चीज़ को लेकर डाउट्स हैं उन सभी चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा ये दोस्तों इंडिया के लिए एक गेम चेंजर है, इंडो पैसिफिक का हमारा ब्रह्मास्त्र है एंड दिस इज़ डेफिनेटली द मोस्ट डेयरिंग मूव जो कि इंडिया ने इंडो पैसिफिक के एरिया में लिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड